आज आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका जिस नाम से आता है वो है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में मैं इसमें से भी पार्ट ए आपसे डिस्कस करूंगा, न्यूट्रिशन। आज बहुत ध्यान से देखें, छोटी छोटी चीज़ें, पहले कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एज द नेम ऑफ द चैप्टर सेज लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहला मेरा सवाल आता है, लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेस क्या होती है? अगर हम इस पे बात करेंगे तो लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेसेस जिनके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग। अच्छा, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग आप किस बेस पे पहचानेंगे? कोई भी चीज़ जिंदा है या नहीं है, कैसे पहचानोगे? बहुत ध्यान जाएगा। कुछ कॉमन से आपके वो आते हैं फैक्ट्स जिनसे आप जज कर सकते हैं। नंबर 1, जितनी भी लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग बीइंग है, सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा, सिंपली ध्यान देखना, डॉक्टर भी चेक करता है तो क्या चेक करता है? सांस चल रही है या नहीं। इसका मतलब एक प्रिमिटिव चेक हम कहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या आया? वेदर द रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है या नहीं। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ एक दिक्कत आएगी। कभी कभी सोचो, ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। अगर माने चलो मोटरसाइकिल का इंजन लिए हुए हो, उसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है, तो कैसा कहोगे? मोटरसाइकिल का इंजन सांस ले रहा है तो ये भी जिंदा है? नहीं। उसके लिए पर हम दूसरा सेकंड क्राइटेरिया देखते हुए चलेंगे। सेकंड आएगा न्यूट्रिशन। अगर कोई भी लिविंग बीइंग है तो ध्यान देखना, कहीं ना कहीं उसे फूड मटेरियल, पानी, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सेकंड क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें भी जो मैंने कहा था मोटरसाइकिल वाला, वो इसमें भी बराबर से खड़ा हो जाएगा, बोले मुझे भी पेट्रोल लगता है। अब बताओ, तो फिर एक तीसरा क्राइटेरिया होगा। तीसरा क्राइटेरिया आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको मालूम है, कोई भी लिविंग बीइंग जो आपका हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेशन कर रहा हो। न्यूट्रिशन जैसे सिंपल भाषा में, अभी टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं आ रहा हो तो हम स्टार्ट करेंगे। जो आपको न्यूट्रिशन का मतलब मालूम है, सिंपल छोटा सा मतलब खाना खा पी रहा हो क्या, उसके साथ आपने ध्यान दिया उसका ग्रोथ। ग्रोथ मतलब मालूम है शरीर का बढ़ना, और डेवलपमेंट, ये चीज़ें आती हैं। अब मोटरसाइकिल यहाँ पर फेल हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही है, पेट्रोल भी उसको चाहिए, लेकिन मोटरसाइकिल का जो है ट्रैक्टर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फिनोमेना पे ट्रैक्टर कहीं ना कहीं, मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं पहचान में आ जाएगी। ऐसी प्रोसेसेस ध्यान देखना जिनसे कोई भी लाइफ आपकी, कोई भी लिविंग बीइंग, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि लिविंग बीइंग डिसाइड करने के लिए उसमें ये प्रॉपर्टीज या ये प्रोसेसेस होनी चाहिए, वो आपकी किस नाम से जानी जाती हैं? दीज आर नोन एज दी लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या है, पहली मेरी बात समझ में आती है? इन लाइफ प्रोसेसेस में हम जो प्रोसेसेस स्टडी करेंगे वो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। पहला हम करेंगे न्यूट्रिशन, सिंपल हिंदी में भी कहा खाना पीना, बाद में डिटेल जाऊंगा। न्यूट्रिशन के बाद आप देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो आपसे कहा था गैसियस एक्सचेंज। तीसरा जो आप डिस्कस करेंगे वो होगा आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? जैसे आपको हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द, और हेडेक या सिर दर्द के लिए आप एक गोली खाते हैं, तो गोली आप कहाँ डालते हैं? डेफिनेटली कान से होकर खोपड़ी में नहीं डालते। ये गोली आप कहाँ डालते हैं? दैट इज टू बी टेकन इन द स्टमक। माउथ के थ्रू कहाँ पहुंचेगी? स्टमक में। इसका मतलब पेट से लेके जो आपका पॉइंट ऑफ पेन है सिर, यहाँ तक कहीं ना कहीं एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो उन मेडिसिन को वहाँ तक पहुँचा पाए। चाहे मेरी बात समझ में आती है? ऐसे जो आपने गैसेस इनहेल की हैं, ऑक्सीजन लंग्स से लेके आपके बॉडी सेल्स तक, टिश्यूज तक, ये हम लास्ट ईयर पढ़ते थे, सेल्स और टिश्यूज, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ तक आपको ऑक्सीजन लेके जानी है तो समझ में आ रहा होगा अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। और मोस्टली ह्यूमन बॉडी की हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपना आता है ब्लड। ठीक, एक लास्ट आपसे कहा जाएगा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होगा? एक्सक्रिएट करना मतलब जो भी आपकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने जो कुछ भी खाया, उस खाई हुई चीज़ में से आपकी बॉडी जो है अपने जो काम की चीज़ें उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो रफेज या वेस्टेज बचेगा उसको बॉडी से एक्सक्रिएट करेगी। ऐसे कंपाउंड्स जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनको भी आपका बाहर निकाला जाएगा। तो वेस्टेजेस को या फालतू चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस किस नाम से आनी आएगी? एक्सक्रिएशन। तो ये समझ में आ रहा होगा, ये एक रफ डेफिनेशन हो गई हमारी। लाइफ प्रोसेसेस क्या है ये समझ में आती हैं। बाकी इनके लिए जैसे अगले टर्न तक आपको एक शीट हम देंगे, उस शीट की हेल्प से आप इनको फिर प्रॉपरली पढ़ते हुए जाएंगे। अब जो हम बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस, जब आपको समझ में आती है क्या,
तो मैं सबसे पहली लाइफ प्रोसेस की तरफ बढ़ता हूँ विच इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक्चुअली न्यूट्रिशन आप देखेंगे, न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये जहाँ से आता है, न्यूट्रिशन वर्ड आता है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाते थे, तो ये जो मैं हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था ना ग्रोथ, डेवलपमेंट एटसेट्रा। न्यूट्रिएंट्स ध्यान से देखेंगे, न्यूट्रिएंट ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं, हम लोगों ने 6-7 के आसपास भी पढ़ा होता है। न्यूट्रिएंट्स आर दोज मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट, या हम कहते हैं फॉर रनिंग द लाइफ ऑफ ए लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ को ऑपरेट और रन करने के लिए हमें जिन कंपाउंड्स या मटेरियल की ज़रूरत होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जैसे न्यूट्रिएंट्स में मैं आपको याद दिलाता हूँ, बहुत 6वीं 7वीं वाली 6-7 क्लास वाली, आपने एक नाम सुना होता था कार्बोहाइड्रेट्स। सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना? कार्बोहाइड्रेट्स का नाम है ना? किसी ने नहीं सुना? अरे यस सर, सुना है। ओके, हाँ नहीं भूल दिया करो, मुझे लगता है किसी ने नहीं सुना। बताओ मैं कैसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ काम में आते थे याद है? कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए एनर्जी सोर्स माने जाते थे। कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी बर्न करके एनर्जी डेवलप करती है तमाम सारे फंक्शंस के लिए। तो ये तो हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद आप एक उठाते थे फैट्स, एक आप उठाते थे विटामिन्स। नाउ द क्वेश्चन इज विटामिन्स किस काम में आते थे? विटामिन्स आप देखेंगे आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग, और ठीक है सुना है, बढ़िया। और दूसरा किस काम में आते थे? ये दूसरे काम में आते हैं आपकी बॉडी को तमाम सारी डिसीजेज से बचाने के काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा विटामिन ए। विटामिन ए से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस यानी कहीं ना कहीं आंखें कमज़ोर होती हैं अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है। या एक विटामिन डी का हम नाम सुनते थे, विटामिन डी से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। तमाम सारे ऐसे विटामिन ए, बी, सी, डी एटसेट्रा। और ध्यान देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, फिर एक आता था प्रोटीन्स। और अगर प्रोटीन्स पे जाओगे, अरे अबे दीदी से लाने में लगा है क्या? चलो मैंने कहा अगर प्रोटीन्स पे जाएंगे, प्रोटीन्स किस काम में आते हैं? प्रोटीन्स आप देखेंगे दीज आर बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड्स। प्रोटीन वो होते हैं जिनसे आपकी मसल्स फॉर्म होती हैं, यानी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पे डिपेंड करता है ओवर द प्रोटीन्स। फिर आपके पास एक आते थे मिनरल्स, इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए ताकि आपको याद आए कि हमने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन। जैसे आयरन आपको शायद मालूम हो, आयरन क्या काम करता है? बॉडी में आयरन की ज़रूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अगर किसी आदमी को मान चले कोई बच्चा दुबला पतला है, वर्क प्रॉपरली नहीं उसका पॉसिबल नहीं होता, और डॉक्टर को भी आप दिखाने आए तो डॉक्टर बताता है इसको खून की कमी है, द डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। और खून की कमी दैट इज़ नोन एज द एनीमिया, यह भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फॉर क्यूरिंग एनीमिया डॉक्टर आपको जो टॉनिक देता है ये होते हैं आयरन टॉनिक। ये आपसे कहता है पालक खाएं। पालक यानी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, दे कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन। तो ये समझ में आ रहा होगा ये कि ये कौन हो गए? मिनरल्स। और इस बाद ध्यान देखना एक और आता था वाटर। पानी के अपने बॉडी में तमाम सारे काम है, फंक्शंस ऑफ वाटर कहीं ना कहीं हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे। चलो खुशी अपना माइक म्यूट कर लो फुर्ती से। ठीक, तो जो मैंने कहा मिनरल्स और वाटर समझ में आते हैं, ये सारे आपके लिए क्या हैं? दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। अब जो मेरा कहना था न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होगी अपने आप समझ में आ रहा होगा। एक ऐसी प्रोसेस जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स को कहीं ना कहीं लेंगे, अपने अंदर इनटेक होगा, और सबसे खास बात इनका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इसलिए ध्यान देखना जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो सिंपल भाषा में कहा जाए, इट इज़ द टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब समझ में आ रहा है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर एटसेट्रा। अब अगली बात, न्यूट्रिशन जब भी आप बात करते हैं तो न्यूट्रिशन ध्यान देखना एक सिंपल न्यूट्रिशन का एक जनरल मीनिंग, जैसे मैंने आपसे कहा था शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने कहा था न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना। एक्चुअली ध्यान देखना न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना एग्जैक्टली नहीं होता। न्यूट्रिशन की जब आप बायोलॉजिकल यानी साइंटिफिक डेफिनेशन पे जाते हैं
तो आपको बताया जाएगा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपके इन्वॉल्व होते हैं 5 स्टेप। अब 5 स्टेप कौन से इन्वॉल्व होते हैं, उन पांचों स्टेप को मैं एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप आपका नंबर 1 है, ये नंबर 1 स्टेप कहलाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होगा इनटेक। जिससे आप अपने से सोचें, और अगर वीडियो में मैं आपको साफ दिख रहा हूँ तो दिखाता भी जाऊँगा आपको अपने सामने से। कोई भी हम कहते हैं रोटी है, चावल है, सब्जी है, आप उसका सबसे पहले क्या काम करेंगे, खाने को आप खाएंगे। खाना मतलब यू आर टेकिंग द फूड इनसाइड योर बॉडी, और अपनी बॉडी के अंदर जो फूड ले जाने की प्रोसेस है क्या कहलाएगी, इंजेशन। अब सवाल है क्या न्यूट्रिशन यहाँ खत्म हो गया? नहीं, ये न्यूट्रिशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसलिए मैंने कहा इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। साइंस में न्यूट्रिशन का मतलब केवल खाना नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज में खाने का मतलब होता है केवल इंजेशन। समझ में आया? अब अगला प्रोसेस, जो खाना आपने खा लिया, ये मैंने कोई रोटी सब्जी दाल चावल वॉट एवर यू आर ईटिंग, ये मैंने अंदर ले लिए, कहाँ पहुंचेंगे, स्टमक में, पेट में। अब क्या करोगे इनका? आवाज मजेदार नहीं आई? नहीं हो तो उस पर लिख दो चैट सेक्शन में जाके। क्या करेंगे? डाइजेशन। सही कह रहे हैं, हाँ डाइजेशन। इट इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन मतलब अपन हिंदी वाले हैं, अपने वर्ड भी मालूम है, पचाना। एक्चुअली खाया है तो उसको पचाओ भी तो सेकंड स्टेप होगा आपका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है, ध्यान से देखना, जो आपके हैवी कंपाउंड्स थे जो आपने खाए, छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स में डिवाइड करती है बॉडी अपने एसिड्स और एंजाइम्स की हेल्प से। आपकी बॉडी में आप देखेंगे एसिड और एंजाइम पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उनको काय में डिवाइड करेगी, छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स में, ताकि आपकी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, तीसरा स्टेप डाइजेशन कर लिया, सिंपल आपके जो है कंपाउंड डेवलप हो गए, क्या इतने से काम चलेगा? नहीं। इसके बाद आप ध्यान देखेंगे जो स्टमक है, स्टमक के बाद आपके पास होती हैं आंतें, इंटेस्टाइन। आंत या इंटेस्टाइन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक वर्ड आपने सुना हो सकता है। दैट इज मीन्ट फॉर एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली खाना आपने खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, आप डाइजेस्ट फूड का करोगे क्या, बेकार जाने दें? नहीं, वो आपकी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अगर एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही तो इस पूरे खाने का रिजल्ट ही नहीं आया। क्या मतलब निकला? अब चौथा स्टेप, अभी भी आप तुम कहोगे एब्जॉर्ब कर लिया, अब तो न्यूट्रिशन पूरा हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी आपने सिर्फ एब्जॉर्ब किया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसके लिए वर्ड आता है एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन को मैं और सिंपल वर्ड दे देता हूं, ये कहलाता है यूटिलाइजेशन। एक्चुअली जो आपने खाना खाया उसको एसिमिलेट करना, उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप पूछेंगे यूटिलाइज करना ज़रूरी है तभी न्यूट्रिशन कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो न्यूट्रिशन का जो टारगेट था, जो मकसद था, जो एम था, वही पूरा नहीं हुआ। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप ध्यान से देखें, कभी आप एथलीट्स को देखें, एथलीट भी लगभग वही खाना खाता है जो एक हम कहते हैं सामान्य आदमी जब वो खाता है, और कोई सामान्य आदमी, तो आप देखेंगे नॉर्मल आदमी के बाइसेप्स या मसल्स नहीं बनेंगी, एथलीट के मसल्स बन रहे होंगे। क्यों? एक्चुअली वो जो प्रोटीन ले रहा है, उस प्रोटीन को उसकी बॉडी मेहनत के कारण एसिमुलेट कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, उस प्रोटीन की हेल्प से आपकी मसल्स या ये चीज़ें फॉर्म कर रही है। उसी वजह ध्यान देखो, यूजलेस क्या माना जाएगा? जैसे आपने ध्यान दिया हो, कोई जो है सेठ जी टाइप व्यक्ति हो, खा रहे हो, नॉर्मल खा रहे होंगे, लेकिन ध्यान जाएगा तुम्हारी उनका पेट निकलता आएगा। पेट निकलने का मतलब क्या है? यू आर नॉट यूटिलाइजिंग और नॉट एसिमुलेटिंग द फूड। जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है आप उसको एसिमुलेट नहीं कर पा रहे। इसलिए कभी तुमने घर में ध्यान दिया होगा, लोग ऐसा डिस्कशन करते हैं, अरे यार बोले बहुत दिन से पड़े पड़े खा रहे हैं, पेट निकलने लगा। बोले आप क्या करें? बोले आप टहलने जाएंगे सुबह सुबह। तो टहलने क्यों जा रहे हो? टहलने मतलब मीन्स यू आर वर्किंग, और वर्क करोगे तभी ये जो आपने एब्जॉर्ब फूड है ये आपका एसिमुलेट होगा। अदरवाइज क्या होगा? ये आपके कहीं ना कहीं बैड फॉर्मेट्स में आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा, वो एक अलग नुकसान पहुंचाएगा। और एक लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप है एक्सक्रिएशन या इजेशन। इसको एक्सक्रिएशन भी कहा जाता है, अनदर नेम इज द इजेशन। अब फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट में। इंजेशन, आपने फूड अंदर लिया, जो मैंने कहा था
आपने खाना खाया, चबाया और अंदर चला गया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। दूसरे नंबर पे आएंगे, सेकंड इज द डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन को बता देता हूं। डाइजेशन का मतलब हुआ जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे ये किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपल कंपाउंड्स में, जिनको आपकी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए तीसरा आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो बॉडी में चीज पहुंची है दैट इज टू बी यूटिलाइज्ड, वो एसिमुलेट होगी। और इसके बाद जो आपके हार्मफुल फैक्टर्स, रफेज, वेस्टेज, अनयूज्ड मटेरियल बचेंगे, वो सब आप देखेंगे क्या होंगे, उनके साथ आएगा एक्सक्रिएशन और एजेशन। सो दैट इज द 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन की कंप्लीट डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग द फूड, डाइजेस्टिंग इट एंड ऑफ कोर्स इट्स प्रॉपर एसिमुलेशन और यूटिलाइजेशन। ये प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन का मतलब केवल खाने से नहीं है, केवल खाना तो इंजेक्शन में घुस जाता है, बाकी सारी प्रोसेस भी होंगी, देन इट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। क्या है, पहली मेरी बात समझ में आती है? हाँ या ना बताएं, एक आध आदमी तो बोल दो भाई कम से कम। और ये सब सो गए क्या? यस सर। सो गए? कौन था जिसने कहा सो गए में से? यस सर। क्यों? ज्योति दी क्या? अब दोबारा बोलेगी नहीं बेचारी। जानवी थी, जानवी सो रही है, जग जा। चलो बढ़िया, यस सर, अच्छी बात है। ये इतना समझ आता है। फिर हम बात करेंगे अब इस न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ध्यान से देखना, ये जो हमने न्यूट्रिशन लिया इस बेसिस पे बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। जो पूरा आपका लिविंग किंगडम्स है, किंगडम्स तो लास्ट ईयर पढ़े थे ना, 4-5 किंगडम हम पढ़ते थे, प्रोटिस्टा, मोनेरा और ये एनिमेलिया, प्लांटे एटसेट्रा, यानी पूरा का पूरा जीव जगत। जीव जगत मतलब वर्ल्ड ऑफ द लिविंग बीइंग्स। अब ध्यान देखना, इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस के बेस पे आप इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिन 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं मैं उनके नाम बताता हूँ। इनमें से सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट लेता हूँ, आपसे बताता हूँ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलो, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इस बेसिस पे जो आप डिवीजन करेंगे तमाम सारे लोगों का, उनमें से सबसे पहले होते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो खाना खाने के लिए ऑटो में बैठ के जाते हैं, उनको अपन कहते हैं ऑटोट्रॉफिक्स। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, खुद खाना बनाते हैं, जैसे घर में मम्मियाँ ऑटोट्रॉफ होती हैं। ये सही है क्या ज्योति? जल्दी से बताओ, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। मम्मियाँ ऑटोट्रॉफ होती हैं और हम सब हेट्रोट्रॉफ हैं, तो उनको बेचारी बनाती हैं, अपन सब खाते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगली चीज़ बताता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेंटेंस में हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में बताता हूँ, विच मैन्युफैक्चर देयर फूड। याद रखिएगा, आपकी मम्मियाँ खाना पकाती हैं, बनाती नहीं है। कह भले रही हूँ मैं बना रही हूँ, पर हकीकत में बनाती नहीं है। देव में वो क्या करती हैं, पकाती हैं। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर की। ये कौन है ध्यान देखना, ऑटोट्रॉफ होते हैं जो मैन्युफैक्चरर ऑफ द फूड है। और इसलिए ऑटोट्रॉफ पूरी दुनिया में 99.99% कौन होते हैं, प्लांट्स। और प्लांट्स में समझ में आ रहा हूँ, ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। नहीं तो कोई कहेगा प्लांट्स, तो और लिख देता हूँ ग्रीन प्लांट्स। अभी बात करते हैं। और कुछ ध्यान देखना, कुछ खास बैक्टीरियाज, पर ये बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं, तो इसलिए अभी हमने इनको बहुत ज़बरदस्त उसमें नहीं लिया। ऑटोट्रॉफ का मतलब है विच आर मेकिंग देयर फूड देमसेल्व्स, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ध्यान रखना, बनाने का मतलब पकाने से नहीं है, बनाने से मतलब है उसको सिंथेसाइज करना। आप पूछेंगे ग्रीन प्लांट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन प्लांट में आपको मालूम है देयर इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका नाम अपन ने सुना हुआ है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक रफ आइडिया देते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और एक खास ग्रीन पिगमेंट आता है। ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है, ये होता है क्लोरोफिल।
इसकी प्रेजेंस में आप देखना प्लस आपको लगता है वाटर और प्लस लगता है H2O, तो समझ जाओगे, पहला चैप्टर पढ़ चुके हो। CO2, ये फोटोसिंथेसिस से ये क्या करते हैं, मेक देयर फूड। तो ये जो आपके चीज़ हैं ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो फोटोसिंथेसिस से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड खुद बनाएंगे। ऐसे ही ध्यान देखना, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे ही होंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया यहाँ पर दो टाइप के कहलाते हैं। बैक्टीरिया में से एक होते हैं, और थोड़ा अच्छा लिखूं ताकि तो पढ़ने में आए। एक बैक्टीरिया कहलाते हैं फोटोट्रॉफ और दूसरे बैक्टीरिया कहलाते हैं, और कुछ नहीं करना है, केवल नाम ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फोटोट्रॉफ और कीमोट्रॉफ, ये मैंने कहा दो तरह के बैक्टीरिया माने जाएंगे। फोटो माने भी पिछला चैप्टर भी पढ़ा रहे थे बहुत सारे लोगों को, फोटो माने मालूम है लाइट है। बैक्टीरिया जो फोटोट्रॉफ कहलाएंगे, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइक द प्लांट्स, ये प्लांट्स की तरह लाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फोटोट्रॉफ। फोटोट्रॉफ कौन है, इसी ऑटोट्रॉफ के टुकड़े हैं। ऑटोट्रॉफ में एक तो हो गए ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट दिख रहा होगा, और सही नाम दिया जाए तो कौन से होंगे, फोटोट्रॉफ होंगे। ऐसे बैक्टीरिया भी कैसे होते हैं, फोटोट्रॉफ। हाँ, कुछ बैक्टीरिया होंगे कीमोट्रॉफ। अच्छा, कीमो का हिंट नहीं दिख रही, कीमोट्रॉफ का मतलब है ये वो है जो ध्यान देखना केमिकल्स की हेल्प से भी अपना फूड बना लेते हैं। तो अगर लाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो आप इन्हें कहते हैं फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर केमिकल की हेल्प से बना रहे हैं तो ये कहलाते हैं कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब आप एक काम करें, बोर्ड काफ़ी भर गया है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं ऐसी कहानी पे ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ पे आगे की तरफ चलता हुआ जाऊंगा, फिर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। एक छो मैं हट रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट लें। बढ़िया, ले लिया। बाकी मैंने कहा सब जो हम पढ़ा रहे हैं, कल आपको जो शीट भेजेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, फिर आप एक बार उससे पढ़ना अच्छे से, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फिर इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे अगले टर्न को 5-2 मिनट में। हम जो बात कर रहे थे, चलो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमने बात की थी, 1 मिनट में रिकैप करता हूँ आपके लिए। मैंने कहा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले टाइप आपके कौन से होंगे, फर्स्ट टाइप आपके होंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, इसका मतलब जो अपना खाना सेल्फ खुद बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ। जनरली इनमें कौन होते हैं, जो बात कर रहा था, इनमें होते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, वो प्रोसेस वैसे तो आपको पहले ही मालूम होती थी, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसमें आप लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और मैंने कहा प्लस क्लोरोफिल, तो ये हो गया आपका क्लोरोफिल। और अगर पिछले साल थोड़ा सा ढंग से पढ़े हो तो याद आएगा, जिन सेल के जिस पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता था उसको हम कहा करते थे क्लोरोप्लास्ट। याद आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के नाम लेते थे। ल्यूकोप्लास्ट वाइटिश, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड, और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते थे, ग्रीन, जिनमें आपका ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता था। अब ऑटोट्रॉफ में एक एग्जाम्पल तो कौन सा हुआ जो मैंने कहा था, वो होते हैं ग्रीन प्लांट। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था इसमें कौन होते हैं, दूसरे नंबर पे होते हैं कुछ बैक्टीरिया, ध्यान रखना सारे नहीं, सम बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया जो होंगे, इन बैक्टीरिया में भी 2 माने जाते हैं, और 2 पार्ट जो मैंने लिए उनमें से एक को मैंने कहा फोटोट्रॉफ। और फोटोट्रॉफ समझ में आ रहे होंगे, फोटो मतलब लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे, लाइक द प्लांट्स। दूसरे मैंने कहा कौन से होंगे, जिनको मैंने कहा कीमोट्रॉफ। और कीमोट्रॉफ कौन होंगे, जो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स बनाएंगे। ऑटोट्रॉफ की कहानी हो गई, तो आई होप सो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कंप्लीटली। अब बात करेंगे दूसरी चीज़ की।
अब दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफ, और हेट्रोट्रॉफ जो आप लेते हैं, तो ये मैंने कहा इसमें आप अपने को मत काउंट कीजिएगा कि मम्मियाँ ऑटोट्रॉफ होती हैं मेट्रोट्रॉफ होते हैं, नहीं। हेट्रोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हेट्रोट्रॉफ कौन होते हैं? जिनके लिए आपसे कहा जाएगा डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स या मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड करते हैं, ध्यान जा रहा है। ऑटोट्रॉफ को मैंने क्या कहा था? ये कौन है? मैन्युफैक्चरर, खाना का बनाने वाले, सिंथेसाइज करने वाले। तो ये डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। अब आप कहेंगे कैसे डिपेंड होते हैं? सिंपली भैया आप क्या खाते हो? आप जो खाते हैं, हमने कहा आप रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, दाल खाएंगे, दैट मीन्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ योर फूड देयर आर दी प्लांट्स। कहीं ना कहीं प्लांट्स की प्रेजेंस होती है। इसका मतलब आप अपने खाने के लिए किन पर डिपेंडेंट हैं? आप डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर। या फिर मान के चलें आप में से कोई जो है नॉन वेज खाता हो, तो वो डिपेंड करेगा किसी दूसरे हेट्रोट्रॉफ पर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलें आप खा रहे हो, क्या खाओगे? मुर्गा ही खा लो। आप खाते हैं मुर्गा, तो मुर्गा भी आपने ध्यान दिया है क्या खा रहा होगा? गेहूं, बाजरा, मक्के, यानी वो प्लांट पार्ट्स को कहीं ना कहीं उसका फूड है। यानी वो भी किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अल्टीमेटली ओवर दी ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ समझ में आते हैं। अब जब आप हेट्रोट्रॉफ पढ़ लेते हैं तो हेट्रोट्रॉफ समझ में आ रहा होगा, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ, जो अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो अपना फूड दूसरों से खाएंगे। अब तीसरी चीज, इस हेट्रोट्रॉफ में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एक आध दो नाम बताते हैं, हो सकता है आपने सुने हो। जैसे मैं एक सिंपल सा नाम लिखता हूं, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस समझ में आ रहा होगा। हार्बीवोरस कौन कहलाते हैं? हार्बीवोरस वो कहलाते हैं जो ध्यान देखना डिपेंड काय पर करते हैं? प्लांट्स, या मैंने कहा ग्रीन ग्रास एटसेट्रा। ये टर्म सुना हुआ है हार्बीवोरस का छोटी क्लास में कि नहीं सुना? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, क्यों बालकों सुना हुआ है? बस तो हार्बीवोरस समझ में आ रहा होगा। प्लांट या ग्रास वाले। एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल कौन होगी? काऊ होगी, गोट होगी, और भैंस हो सकती है, ऊंट हो सकता है, ठीक है ना, रैबिट हो सकते हैं, डियर हो सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, इतने तो तुम्हें खुद ही मालूम होंगे। इसमें मेरे को क्या ऐसे खास बताने के 5 एग्जाम्पल मैं बताऊँ? दूसरे ध्यान देखना, दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होंगे? कार्निवोरस होते हैं जो ध्यान देखना डिपेंड ऑन एनिमल्स, या कहा जाए ये क्या खाते हैं? फ्लैश। फ्लैश मतलब समझ में आ रहा है? मांस। अच्छा, ऐसे कौन है जो आपका मीट या मांस खाते हैं? आदमी नहीं पूछ रहा, जानवरों के बारे में पूछ रहा हूँ। एक आध जानवर जो ऐसा मालूम हो? लॉयन हो सकता है, सही कह रहे हैं। टाइगर हो सकता है, और भी तमाम सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये तो अगर याद करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। है कौन सा? डॉग हो जाएगा। डॉग के लिए कैटेगरी और रखता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ में जाता हूँ ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन कहलाते हैं? ओमनीवोरस में हिंदी में लिख देता हूँ दोनों। दोनों मतलब समझ में आ गया? हाँ, आप समझ गए होंगे, इसलिए हमने हिंदी में लिख दिया ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आए। ओमनीवोरस कौन कहलाएंगे? जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होंगे। जैसे आप देखेंगे लॉयन, लॉयन प्योर कार्निवोरस है, क्योंकि आपने कहावत सुनी हुई है, शेर कभी घास नहीं खाता, सही है ना। जबकि आप देखना डॉग्स हुए, ये हुए, या क्रो हुआ, कौवा लिख देता हूँ उसमें, क्या एग्जाम्पल दे देता हूँ? क्रो। कौवा आप देखेंगे कैसा है, जो दोनों चीज़ें खा लेगा, कीड़े मकोड़े भी खा लेगा लाइक द कार्निवोरस, और अनाज के दाने ग्रेन्स दोगे वो भी खा लेगा लाइक द हर्बीवोरस। ये समझ में आ रहा होगा। ये काय के एग्जाम्पल हुए? ओमनीवोरस। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं। एक आपके आते हैं फ्रगीवोरस, अब ये नहीं सुना होगा। फ्रगीवोरस होते हैं जो ध्यान देखना डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स पर, और फ्रूट्स पर डिपेंड करने वाला सबसे अच्छा प्राणी वो पाया जाता है पैरट, यानी कि तोता। कभी ध्यान देखना, फ्रगीवोरस में पैरट सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। कभी देखोगे तोता और कुछ नहीं खाता सिवाय और सिवाय फ्रूट्स के। समझ में बात आ रही है? तो ये हो गए फ्रगीवोरस। फिर एक आपके लिए कहलाते हैं
डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस कौन होंगे, जिनके लिए हिंदी में लिख देता हूँ डिस्ट्रॉयड मटेरियल पे होते हैं। हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। सड़े गले मटेरियल पर जो जिंदा रहेंगे वो कौन कहलाते हैं, डेट्रीवोरस। सड़ा गला मटेरियल है। हाँ, स्कैवेंजर्स भी डेट्रीवोरस में आते हैं, आप सही कह रहे हैं। स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे स्कैवेंजर्स का एक एग्जांपल आते हैं, शायद जैकॉल वगैरह आते हैं, हाइना, जैकॉल, ऐसे। ये आप देखना क्या करते हैं, खुद शिकार नहीं करते। अगर आप कार्निवोरस में जाएंगे, लॉयन में, शेर में और गीदड़ में ये फ़र्क है। नाम तो ये दोनों सुने ना, अक्सर स्टोरीज में आते हैं। शेर शिकार खुद करेगा, उसको खाएगा, ये कार्निवोरस है। और गीदड़ क्या करेगा, जो शिकार जो है हम कहते हैं मरा हुआ जानवर पड़ा होगा, जो खराब हो रहा होगा, उसको जो ठिकाने लगाएगा, वो आपके कहलाएंगे। बाद में इनको हम स्कैवेंजर्स के नाम से भी जानेंगे। तो एक मोटे तौर पे 4-5 है वल्चर होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बेहतर एग्जाम्पल, हाँ सर तोता तो दूध रोटी भी खाता है सर। नहीं, तोता दूध रोटी पालतू तोता खाता है बेचारा। बात भी खाता है। है क्या चीज, क्या चीज बोली, सुन नहीं पाया मैं। अरे दूध रोटी के अलावा क्या करते, मिट्टी क्या क्या कह रहे थे। मिर्ची मिर्ची अच्छा, मिर्ची फली होती है भैया, मिर्ची इज अ फ्रूट। अब कोई कहेगा मिर्ची कौन सी फ्रूट होती है, ये तो हमने पहली बार सुना। सर कैसी बातें बता रहे हैं। कहीं मम्मी ने सुन लिया और हमने कहा फल खाने हैं, वो 1 किलो मिर्ची मम्मी ने खिलाई तो क्या होगा भैया। फ्रूट कैसे कहते हैं, ध्यान है। ये मीटिंग खत्म होगी 2-4 मिनट में, ये ध्यान रखना। मैंने बताया जो लिंक आपके पास है उससे रिज्वाइन कर लीजिएगा। एक आध नए लोग जुड़े अब है, ये अभी मीटिंग अचानक से बीच में खत्म हो जाएगी 3-4 मिनट बाद, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। 15-20 मिनट और लेता हूँ ऐसे बात है ना। चलो, बाकी बता रहा था, मिर्ची फ्रूट क्यों होती है। मिर्ची फ्रूट कहने कहते हैं, बायोलॉजी फ्रूट उन्हें कहती है जिनमें सीड्स होते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे आपने जो है शायद 7th या 8th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा होगा, और अभी हम 10th में भी दोबारा पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। मिर्ची बेटा वेजिटेबल नहीं होती, मिर्ची फ्रूट होती है, क्योंकि मिर्ची में पाए जाते हैं सीड्स। समझ आ गया, इसलिए मैंने कहा। इसलिए आप कोई तुमसे कहे फल खिलाओ तो उसके सामने बढ़िया हरी हरी मोटी मोटी मिर्चियाँ रखना, बोले खाओ, कितने खाओगे। बस ये ध्यान रखना। ये जो अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजी की भाषा में बात कर रहे हैं, साइंस की भाषा में बात कर रहे हैं। साइंस में और नॉर्मल लैंग्वेज में थोड़े से फ़र्क होते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में फलों से हमारा क्या मीनिंग होता है, मीठी चीज़ों से। समझ आ रहा है। ज़्यादातर हम फलों की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, ऐसे जो मीठे और टेस्टी होंगे, आम, जामुन, लाइकवाइज। ठीक, आज क्या इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। अब एक नेक्स्ट चीज़ आता हूँ। ये जब आपको नॉर्मल चीज़ें समझ में आती हैं, एक आपके लिए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन और आती हैं इसी में से। एक आपकी आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता हूँ, चले यहाँ लिख देता हूँ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी आप सिर्फ इन्हें ध्यान से सुनिएगा, फिर मैंने कहा अभी मैं शीट भेज दूंगा, पॉसिबली आज को रात में भेज दूँ या कल सुबह तो आपको मिल जाएगी, फिर आप इनको आराम से पढ़ें, आपको समझ में आएंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे मैं पहला लिखता हूँ, ये मैंने लिखा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जिसमें ध्यान से देखिएगा फूड इज टेकन। होलोजोइक आप किसे कहते हैं, जिसमें आता है फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी। खत्म हो गया। फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी, ऐसे न्यूट्रिशन को आप किस नाम से जानते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल अपन ही लोग हैं। अपन लोग जो खाना खाते हैं उसका क्या करते हैं, देखना, उसको अपन कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और तब हम उसे डाइजेस्ट करते हैं। ये कैसा हुआ, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जनरली फूड में हमारा मतलब है सॉलिड फूड है, ऐसी चीज़ों से जिनको आप उसके अंदर ले जाएंगे। तो और एक बढ़ा देता हूँ छोटा सा वर्ड, सॉलिड लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब होलोजोइक के बाद एक और पे चलते हैं, जो आप वहाँ बात कर रहे थे उसके लिए भी अपने पास एक वर्ड है। और होलोजोइक के बाद मैं जाऊँगा, एक न्यूट्रिशन आपके लिए कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक कौन होते हैं, ध्यान देखना। पैरासाइटिक वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। एंड हुए ओके।
देखिए ध्यान से, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन होगा? जिसमें ध्यान देखना, जो आपसे कहा जाएगा कोई भी एनिमल या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्लीटली अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होगी। आप कहेंगे डिपेंडेंट तो हेट्रोट्रॉफ भी थे। हेट्रोट्रॉफ ध्यान देखना क्या करते थे, कम से कम किसी चीज़ को खाने बाद उसे डाइजेशन और ये सब करते थे। पैरासाइट कौन होते हैं? ध्यान देखना, इनको हम कहते हैं सकर्स। सकर्स मतलब समझ में आता है, सक करना मतलब चूसने वाला। पैरासाइट वो होते हैं जो, ध्यान से देखेंगे, जिनके लिए खाना कोई और खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ये तो डायरेक्ट उस खाने को या उस ब्लड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब केवल करने का काम करते हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज दी सकर्स ऑल्सो। जैसे मैं एग्जाम्पल बताना शुरू करता हूँ, आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मच्छर यानी कि मॉस्किटो, और बता देता हूँ, एक मिनट, एक सेकंड, लीच या लाइस। लीच या लाइस समझ में आ रहा होगा। लीच या लाइस कहलाती हैं जुएं, जोंक। अच्छा, एक जुआ जो आपकी खोपड़ी में होता है, वो क्या काम करता है, तूने ध्यान दिया है? वो कुछ भी खा के पचाने, एसिमुलेट करने, इन सब चक्करों में नहीं फंसता। जो आपने खाया हुआ है, आपने एब्जॉर्ब किया है, आपने डाइजेस्ट किया है, सारा काम आपका है। वो तो ये पका पकाया फूड जो आपके वेन्स में, आपकी नसों में चल रहा है, उसको सीधा सक कर लेता है। जो लीच या जोंक सुना होगा, लीच, दूसरा मॉस्किटो, यही काम करते हैं। अब इनके लिए मैं एक नाम और बताता हूँ। ये जो पैरासाइट मैंने तीनों बताए, ये पैरासाइट कहलाते हैं एक्सो पैरासाइट। अच्छा, अभी लास्ट टर्न्स पर हम एक बात कर रहे थे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। याद आता है, एक्सो मतलब बाहर के और एंडो मतलब अंदर के। अब आप कहेंगे एक्सो एंडो मैंने क्यों किया है, मैं भी हाल बताता हूँ, ध्यान से मुझे देखना। एक्सो पैरासाइट्स क्योंकि ये आपकी बॉडी पे बाहर होते हैं। अभी आप कहेंगे एंडो कौन से होते हैं? अगर आपको याद हो, आप लास्ट ईयर सीलेंट्रेटा और ऐसे वो पढ़ते थे ग्रुप्स, उनमें आपको याद आएगा, एक आता था टेप वर्म, और टेप वर्म, हुक वर्म, लिवर फ्लूक, याद आते हैं कुछ नामों को हम लास्ट ईयर्स जब आप पढ़ते थे डाइवर्सिटी उसमें लेते थे। टेप वर्म और हुक वर्म के लिए बताता था, ये आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। ये पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट मतलब समझ में आ रहा है, ये खाना ना खाएंगे, ना डाइजेस्ट करेंगे, ना एसिमुलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं? आपकी इंटेस्टाइन में। आप पूछेंगे इंटेस्टाइन में ही क्यों? क्योंकि आपने खाना आपको है, चबाना आपको है, स्टमक में डाइजेस्ट आपको करना है। जब लास्ट में फूड इंटेस्टाइन में पहुंचेगा पूरा तैयार होके एकदम, जैसे अपन कहते हैं पका पकाया माल, तो जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो जहां आपकी इंटेस्टाइन अपनी बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करती, वहीं आपके टेप वर्म और हुक वर्म एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। पहचान ध्यान देखना, छोटे बच्चे जो जनरली मिट्टी खाने के शौकीन होते हैं, कई बार उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। ऐसा बच्चा आप देखेंगे दुबला पतला मरगिल्ला सा हो जाएगा। कारण समझ में आ रहा है क्यों? इसका रीज़न, जो वो न्यूट्रिशन ले रहा है, वो न्यूट्रिशन तुम्हारा ध्यान जाएगा, वो खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, सब कर रहा है, लेकिन जैसे ही इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा और एब्जॉर्प्शन की बारी आई, एब्जॉर्प्शन बॉडी के साथ साथ कौन करते जाएंगे? टेप वर्म, हुक वर्म सरीके जो पैरासाइट्स पेट में मौजूद हैं। तो डॉक्टर पर उनके लिए टैबलेट्स देता है, बोले भैया वर्मीसाइड टैबलेट्स हैं, इनको आप खाएंगे तो खत्म होंगे। क्या ये एक्सो और एंडो पैरासाइट समझ में आते हैं? ऐसे ही ध्यान देखना है, प्लांट्स में भी पैरासाइट आता है। इसका नाम आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जाता है, और इसका नाम याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखें, रेड पेन से लिखता हूँ, आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। यह है प्लांट पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट इंग्लिश में कहलाता है कैस्कटा, और हिंदी में ये कहलाती है अमरबेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अमरबेल। आप देखेंगे गांव वगैरह में कई बार पेड़ों पे देखना, एक ब्राउनिश येलो टाइप की एक बेल लिपटी होती है। एक मजेदार बात है, मैं क्या कह रहा हूँ, अमरबेल कलर कैसा होता है? ब्राउनिश येलो, मतलब ग्रीन नहीं है। ग्रीन ना होने का मतलब समझ में आ रहा है? ग्रीन अगर इसमें कलर नहीं है मतलब क्लोरोफिल नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएगी। इसमें क्या होता है, ध्यान देखना से, मच्छर के वो होते हैं टेंटिकल्स, वैसे ही छोटे छोटे इसमें इंजेक्शन टाइप टेंटिकल्स निकले होते हैं। ये पेड़ पे लिपटी और उन सुइयों को
अंदर कर देगी पेड़ के, उससे उसका सैप या उसका रस चूसती रहती है। तो ये प्लांट पैरासाइट किस नाम से जाना जाता है? कैस्कटाया अमरबेल। एंड इट इज ऑफनली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन राइट द नेम ऑफ ए प्लांट पैरासाइट। तो बिना हिचके, बिना सोचे समझे चुपचाप इसको लिख देना। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। एक और न्यूट्रिशन पे जाते हैं, अभी इतनी सी जगह इसका इस्तेमाल कर लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बताऊंगा। तीसरे होते हैं, ध्यान देखना, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं क्लीनर्स, जिनकी आप बात कर रहे थे स्कैवेंजर्स। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डिकेइंग, डेड और डिकेइंग मटेरियल पर जिंदा होते हैं। कैसे मटेरियल पर? डेड और डिकेइंग मटेरियल पर, यानी हिंदी में बात की जाए सड़े गले मटेरियल पे जिंदा होते हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट में फिर मैं आप बताता हूँ, सेप्रोफाइट में सबसे पहले बैक्टीरिया आते हैं। आप एक, हम कहते हैं रोटी, ब्रेड, ऐसी कोई भी चीज़ बाहर डाल दें, हल्का सा नमी होगी तो हमारा ध्यान जाएगा उस पर, यीस्ट, फंगस, बैक्टीरियल ये अटैक होंगे, धीरे धीरे उसको सड़ा गला के ख़त्म कर देंगे। तो ये ध्यान जा रहा होगा, सेप्रोफाइट है। और बड़े सेप्रोफाइट्स में जो आप करते हैं वल्चर, ये ऐसे भी आते हैं, ये सब कैसे हैं? सेप्रोफाइट्स हैं। क्या ये समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना? अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बताता हूँ, उसका केवल नाम यहाँ लिख देता हूँ, बाद में फिर उस पर चर्चा करेंगे। यह सिम्बायोटिक या कहा जाए म्यूचुअलिस्टिक। सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक टाइप रिलेशन कौन सा कहलाता है, यह बताते हैं। सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप आप उन्हें कहते हैं जब दो लोग एक ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा लिचेन। लिचेन क्या होते हैं? जो पुराने पेड़ होते हैं उन पे देखोगे ब्राउनिश या ग्रीन टाइप के धब्बे मिलेंगे। तो ये आपका ध्यान जाएगा एक फंगस और यीस्ट का आपका जो है ये ग्रुप बन जाता है। इनमें से एक क्या करता है? इनमें से एक जो है पानी और इसका इंतजाम करता है, दूसरा फूड बनाता है। जिसके पास क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? फूड बनाएगा। दूसरा क्या करेगा? उसको एल्गी को वो अपना पानी और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अब इसने प्रोविज़न किया, मटेरियल जमा किया, उसने क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनाया, इसके बाद वो उस फूड को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस टाइप की रिलेशनशिप क्या कहलाती हैं? सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक। अब एक काम करें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि एक रफ आइडिया आपको ये पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे आज, तो आप उसको फिर नोट्स से आराम से पढ़ लेंगे। बिल्कुल सही लिखा है। कौन सा वाला? सिम्बायोटिक। एक बार में ओके ओके, एक बार तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हल्का हटाऊं फिर सामने आता हूँ। ले लिया? ठीक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ध्यान देखना क्या कहलाती है? म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअल मतलब होता है आपसी, परस्पर। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कौन सी होती है? जब कभी ध्यान देखना कोई ऐसी चीज हो जो कि कहीं से हम कहते हैं या तो फूड बनाने में सक्षम नहीं हो, या ध्यान देखना मटेरियल की जुगाड़ में सक्षम नहीं हो, ऐसी कंडीशन में दो तरह की चीज़ें आपस में ग्रुप बनाती हैं। जैसे मैंने कहा था एल्गी, एल्गी माने तो मालूम है, एल्गी माने काई होती है, ग्रीनिश काई। और मैंने कहा फंगस, ये दोनों क्या काम करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। फंगस आपका तो ध्यान जाएगा, ईस्ट और फंगस जो है ये क्या करते हैं? इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये फूड बनाने में सक्षम नहीं है। अच्छा, एल्गी या काई क्या है? उसके पास क्लोरोफिल है, वो फूड में मैन्युफैक्चरिंग यानी फोटोसिंथेसिस करने में वो है। अब ये दोनों जो ग्रुप बनाएंगे, इस ग्रुप में क्या होता है? फंगस क्या करती है? ये एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगी, इसको दे देती है एल्गी को। एल्गी के पास क्या है? एल्गी के पास है क्लोरोफिल, वो इनकी हेल्प से खाना बना लेगा। और जब खाना बना लेगा तो ये दोनों आपस में क्या काम करेंगे? उस फूड को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे का काम चला रहे हैं। ये आपकी किस नाम से आने आती है? ये आपकी कहलाती है
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, ऐसा मेरा मानना है। अब जनरली आपको ये क्लियर हो गया होगा। और डिटेल के लिए मैंने कहा एक बार शीट आपको दे देंगे, उसमें से आप पढ़ लेना निकता। सही है, आपको कोई दिक्कत? ठीक। अब ये जो तमाम सारे हमने कहा एक जनरल हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिए। अब आपके यहाँ जो सिलेबस में है वो 2 न्यूट्रिशन आपके लिए स्पेशली बताए जाते हैं, और 2 में से एक मैं आज बताऊंगा और दूसरे की चर्चा फिर हम लोग डिटेल में धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। जो आपका न्यूट्रिशन बताया जाता है 2, उनमें से एक आपको बताया जाएगा अमीबा का और दूसरा ह्यूमन बॉडी का। कुछ छोटे छोटे नाम बताता हूँ। अमीबा की न्यूट्रिशनल प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ी है। जो आप अमीबा की बात करते हैं, अमीबा आपको मालूम है मोनोसेल्यूलर, सिंगल सेल्यूलर आपका क्या हो गया? यार बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक, जो मैंने कहा क्या, तो बेटा आप अपने माइक म्यूट करें, इसलिए क्लियर नहीं हो रही है। माइक म्यूट करें, माइक लोग आप लोग खोल लेते हैं तो फिर वॉइस गड़बड़ाने लगती है। सारे लोग माइक से अपने म्यूट करें। जब भी पूछना है या बोलना है तब करें, उसको तुरंत बंद कर दिया करो। तो क्या होता है घर की आवाज़ें आती है ना, फिर डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। चलें देखें एक मिनट में। मैं बात कर रहा था, अगर अमीबा की आप बात करेंगे, अमीबा के जो ध्यान देखना, जो हम बात कर रहे थे कैसा है, यूनिसेल्युलर टाइप का आपका एनिमल माना जाता है। यूनिसेल्युलर अगर भी ये है तो इसके पास सिंगल सेल है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मान के चलना कहीं इसको फूड है और इस फूड पार्टिकल को खाना चाहता है तो ये क्या काम करेगा? देखें 2 फिगर बनाता हूँ, 2 या 3 फिगर में आओ समझ में आएगा। ये क्या काम करता है ध्यान देखना, इस फूड मटेरियल के चारों तरफ अपना ऐसा जो है इस टाइप से अपनी बॉडी को फैलाने लगेगा। ध्यान जा रहा है? ये इसने दोनों साइड से अपनी बॉडी को यहाँ ग्रिप बनाना यहाँ चालू की, और तीसरी बार में देखना ये क्या काम करेगा, ये बंद हो जाएगा और इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तीसरा फिगर हो गया। तो ये मैंने कहा फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2, और ये प्रोसेस हो गई तीसरी। क्या किया इसने जरा ध्यान देखो, फिगर क्या बताता है। इसको कोई फूड पार्टिकल नजर आया, इसने अपने 2 पैर सरीखे फैलाए, अभी इनका मैं नाम भी बताऊंगा। ये दोनों पैर या दोनों बाहें फैलाई, उस फूड पार्टिकल को अपना कवर किया और उसको अपने अंदर समा लिया। ये जो प्रोसेस है, अब ये फिगर समझ में आया तो इस प्रोसेस के नाम बताता हूँ। पहली बात ध्यान देखना, अमीबा के जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ये आपके लिए कहलाती है फैगोसाइटोसिस। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बायोलॉजी के नाम है। किस नाम से आनी आएगी? द न्यूट्रिशनल प्रोसेस ऑफ अमीबा, दैट इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये प्रोसेस है जो मैंने 3 स्टेप्स दिखाए हैं। ठीक, अब क्या होती है फैगोसाइटोसिस? ये बताता है जैसी अमीबा ने इसको ऑब्जर्व किया या इसका उसे फीलिंग आई कि यहाँ पर कोई न्यूट्रिशनल पार्टिकल है, तो ये ध्यान देखना है फॉल्स फीट फैला रहा है। जो मैंने कहा था अपनी बाहें या पैर सरीखे फैलाएगा, ये कहलाते हैं फॉल्स फीट। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इनके लिए टेक्निकल नाम है, ये ध्यान रखना, पिसियोपोडिया मत पढ़ देना, नहीं तो पिसियोपोडिया पिन्यूमोनिया जैसा हो जाएगा। निमोनिया और स्यूडोपोडिया, इनमें आपका पी साइलेंट है, तो हमने क्या लिख दिया था? स्यूडोपोडिया। ये हो गया अपना, ये फॉल्स फीट नजर आ रहे हैं, ये स्यूडोपोडिया हो गए। ये कवर अप करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। और तीसरा काम क्या होगा इसका? अब इसका काम होगा एब्जॉर्प्शन, या अगर ध्यान हो इसी को अपन लास्ट ईयर कहते थे डिफ्यूज़न। ध्यान है डिफ्यूज़न क्या होता था? ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो चीज़ें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आती हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये प्रोसेस डिफ्यूज़न कहलाती थी। अब याद आ जाती है, पानी का आना जाना आपके लिए ऑस्मोसिस कहलाता था, ये मैंने याद दिला दिया। तो फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया, लास्ट क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मटेरियल। अब इसके बाद क्या काम करेगा? इसके पास मौजूद होते हैं एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनकी हेल्प से आप देखना इस मटेरियल का किया जाएगा डाइजेशन। जब डाइजेशन हो गया
तो कुछ ना कुछ इस पार्टिकल में से छोटी मोटी चीज़ बचेगी भी, और जो बचा हुआ है यानी मैं कह दूं वेस्टेज या रेसिडुअल, उसको ये कर देगा एक्सक्रिएट। अब तुम एक्सक्रिएट कैसे करोगे, इसके लिए अब इसी फिगर को उल्टा देखो। अभी अपन कैसे देख रहे थे 1 2 3 के ऑर्डर में, अब 3 2 1 देखो। मान के चलो ये कोई रफ पार्टिकल है वेस्टेज जो नंबर 3 फिगर में इसके पास बचा। अमीबा क्या काम करेगा, धीरे धीरे अपने को पीछे हटाएगा, इस पार्टिकल से पीछे की तरफ हटेगा और धीरे धीरे अपने ऐसे बाहें निकाल के बाहर हो जाएगा, दिख रहा है। और ये अमीबा हो गया फर्स्ट फिगर का, ये रफ पार्टिकल हो गया। अमीबा का न्यूट्रिशन और एक्सक्रिएशन दोनों सेम प्रोसेस है, बस उल्टे ऑर्डर में। न्यूट्रिशन ये है, देखा इसके पास आएगा, एनगल्फ करेगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एनगल्फ। एनगल्फ माने मालूम है, मैं ऐसे हम कहते हैं घेर लेना, और एनगल्फ करने के बाद इसको एब्जॉर्ब कर जाएगा। और उल्टा अगर एक्सक्रिएट करना है तो पीछे हटेगा, अपने को पीछे खोल लेगा, और ऐसे 1 2 3 और ऐसे 3 2 1 एक्सक्रिएशन। और ये आपको समझ में आ जाएंगे। कौन से वर्ड आपको याद रखने हैं वो मैंने बता दिए। तो आपसे पूछेगा फेगोसाइटोसिस क्या कहलाती है या सीडोपोडिया क्या कहलाते हैं, इनको आपको बताना पड़ेगा दोनों चीज़ें। तो यहाँ तक मैंने कहा एक आपका मेजर टॉपिक हम न्यूट्रिशन का लेते हुए जाते हैं। अब सबसे मेन काम, इसके आपको शीट कल मैं आपकी दूंगा, और उसको आप एक बार इन तीनों चारों पेजेस को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उनमें जो डाउट हो उनको मुझे पूछिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इनकी हेल्प से आप एक रफ नोट्स तैयार करते हुए चले जाए। या अगर आपके स्कूल में करा रहे हो जिस हिसाब से, तो उसमें कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि उसमें स्कूल वाले में आप डिटेल्स जो बढ़ाना चाहें वो आप इन शीट्स की हेल्प से बढ़ा सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल पूछे हों, अपने पास एक एग्जाम्पल मालूम था, आपको शीट की हेल्प से 2 या 3 एग्जाम्पल पता चल जाए तो उनके आप डिटेलिंग बढ़ा लीजिएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है आप सभी को, हाँ है ना? ठीक है। और अगला आग्रह ये करूँगा, लगभग सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे कहूँगा भैया अगले टर्न से जो टेस्ट होते हैं उनको आप थोड़ा सा देते हुए जाएं, ठीक है ना? बहुत सारे लोग टेस्ट में गायब हो जाते हैं। सर सर जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है वो भी सेम है या डिफरेंट? कौन सी? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इसी के नाम है, ध्यान से देखें। ये आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है, फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस 2 होंगी ना, देखो ध्यान से, एक बार कहा था फिगर देखो 1 2 3, और एक बार कहा था फिगर देखो 3 2 1। अब तुम ध्यान से देखो, एंडो और एक्सो के मतलब याद आ जाते हैं। अब एंडो एक्सो पर 9th से पढ़ रहे हैं। एंडो ऑस्मोसिस अंदर आएगा पानी, एक्सो ऑस्मोसिस बाहर जाएगा। अभी दूसरा याद दिलाता हूँ, पिछले चैप्टर में पढ़ा, इसलिए मैंने कहा हमेशा कुछ वर्ड्स को इंग्लिश के ध्यान से सुनना, अगर एक बार समझ लोगे परमानेंट काम में आएंगे। दूसरा हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्म थर्म हीट, एक्सो बाहर जाएगी, एंडोथर्मिक हीट थर्मल, एंडो अंदर आएगी। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें याद होगा वो मैं उसमें बता रहा था पैरासाइट्स में, एंडो पैरासाइट्स अंदर होंगे, एक्सो पैरासाइट्स बॉडी के बाहर होंगे, मॉस्किटो का एग्जाम्पल लिया था। अब फेगोसाइटोसिस ध्यान से देखो, हम अपने आप इसको दोनों तरह से बता सकते हैं। पहली होगी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस 1 2 3 है, समझ आ रहा है कैसे? एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर गया मटेरियल, तो कैसे गया, ये घेरा और अंदर घुस गया, ये एंडोसाइटोसिस हो गई। अच्छा कोई कहे एक्सोसाइटोसिस क्या है, एक्सो बाहर कैसे निकाला, तो ये 3 2 1। एंडोसाइटोसिस काहे के लिए, खाने के लिए, और एक्सोसाइटोसिस बाहर निकालना काहे के लिए, फॉर द एक्सक्रिएशन। अब एग्जैक्टली समझ में आ जाता है क्या प्रोसेस है, निकता, हाँ ना बताओ? यस यस ठीक है, क्योंकि 9th में जब पढ़ाते हैं अमीबा का प्रोसेस तो उसमें एंडोसाइटोसिस हाँ नहीं कोई दिक्कत, इसलिए मैंने वो तो कुछ नहीं, इसी के फेगोसाइटोसिस के 2 स्टेप बता देते हैं, एक एंडो और दूसरा मैंने कहा एक्सो। एंडो माने अंदर लेना, और दोनों प्रोसेस को फुल फॉर्म में हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस, ये जनरल नाम होगा। सही है, ये आपकी कंप्लीट कहानी। अब इसके एक बार शीट से आप पढ़ें, और बिना हमारा आग्रह क्या करेंगे, टेस्ट जरा सा देते हुए जाए, ठीक है? खुशी बोरे तुमने टेस्ट नहीं दिया था? खुशी मुझे पता नहीं था। हो रे, गलती हो गई मेरे से, वो मैंने आज तक पे चलवा नहीं पाया, अब अगली बार से आज तक पे न्यूज़ निकलवाऊंगा, है क्यों? ये पेपर में छपाया करूं।
खुशी कहाँ गई? लो, गायब हो गई। बात याद रखूंगी। हाँ, ग्रुप पे इतने बड़े बड़े मैसेज डालता हूँ, उनको देखें, ठीक है, हाँ सर। टेस्ट दें। हाँ चलो ठीक है, चलो तो आज यहीं आपसे विराम लेते हैं, विदा लेते हैं। अगले टर्न में हम फिर मिलेंगे। शीट अब जो आपको कल भेजी जाएगी उसको पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। ओके।